एक और जोक हो गया। चलो आओ आओ आगे बढ़े, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हम लोग कर रहे थे कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अभी तक जो पढ़ा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफॉर्म्स, नीड ऑफ रिफॉर्म्स, एलिमेंट्स ऑफ रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, उसके अंदर के 5 रिफॉर्म खत्म। फिर आया प्राइवेटाइजेशन, फिर नीड ऑफ प्राइवेटाइजेशन, उसके बैड इंपैक्ट गुड इंपैक्ट खत्म। अब आ गया ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन? मतलब अपने देश को एक मार्केट बना देना, पूरे देश की इकोनॉमी को, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को एक मार्केट बनाना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। द इकोनॉमी ऑफ द ग्लोब एज वन मार्केट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आया इसके अंदर, व्हाट इज द पॉलिसी टू प्रमोट ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। क्या क्या गवर्नमेंट ने किया ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए इंडियन इकोनॉमी को, सारे देश को नहीं, इंडियन इकोनॉमी को। तो हमने पहला कहा कि इक्विटी के जब शेयर था वो बढ़ा दिया गया, पहले 40% था, 40 से बढ़ा के कर दिया 51 to 100%, और 47 ऐसी कंपनियां थी जहां पूरा का पूरा 100% ही कर दिया। ठीक है जी। चलो कहानी खत्म हो गई। अगले पॉइंट पे हम आए तो हमने क्या कहा? पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। इसका मतलब होता है सेल्स एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एट मार्केट प्राइस। लेकिन सब कामों के लिए नहीं, 3 कामों के लिए अलाउड किया गया। कब? व्हेन यू हैव टू इंपोर्ट द गुड्स, यू नीड डॉलर्स, और यू नीड फॉरेन करेंसी, यू कैन बाय दैट करेंसी एट मार्केट प्राइस, अलाउड। दूसरा, इफ यू हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड, यू कैन बाय द डॉलर्स एट मार्केट प्राइस, अलाउड। और तीसरा, व्हेन यू हैव टू रेमिटेंस द मनी, मीन्स ट्रांसफर द मनी फॉर फैमिली यूज, फैमिली एक्सपेंसेस, यू कैन स्टिल बाय द डॉलर्स एट मार्केट प्राइस। 3 कामों के लिए अलाउड कर दिया गया। आ जाओ आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट आया लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। लिखो इसके अंदर, इन conformity with economic reforms, कंफर्मेशन भी कह सकते हो आप। इन कंफर्मिटी विद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज एनफोर्स्ड for a longer duration. Is enforced for a longer duration. कितने लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए? तो लिखो 5 years. 5 years. ठीक है जी, 5 साल के लिए। लिखो अंडर दिस पॉलिसी, all restrictions on foreign trade has been removed. On foreign trade have been removed. जितनी भी हमारी रेस्ट्रिक्शंस थी सब हटा दिया गया। यानी उससे पहले आप सोचो, 1991 से पहले फॉरेन ट्रेड के अंदर मालूम है क्या था? प्रोटेक्शन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और क्या था? और क्या किया था मालूम है हमने? एक तो प्रोटेक्शन दी थी, और क्या किया था? कोटा फिक्स किया, सब हटा दिया, एवरीथिंग इज रिमूव्ड। अब कुछ भी ऐसा नहीं था। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। पॉइंट नंबर 4, रिडक्शन इन टैरिफ्स। टैरिफ मैंने रेट। Point number 4 is reduction in tariffs. In order to, लिखो इसके अंदर, in order to encourage competition, the barriers of tariff have been withdrawn. On the goods traded between India and rest of the world. On the goods traded between India and rest of the world.
ट्रेडेड बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी। इसी में आगे लिखो, इसी में आगे लिख लो ब्रैकेट डाल के, द टैरिफ्स आर ऑफ टू टाइप्स। लिखो द टैरिफ्स आर ऑफ टू टाइप्स। टैरिफ जो होते हैं दो तरह के होते हैं, मतलब बैरियर्स जो है दो तरह के होते हैं। नंबर वन ए डालो या नंबर 1 डालो। नंबर 1 हाई इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है जी। पहले क्या था, अपने लोगों को बचाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बहुत हाई थी, तो जो लोग बाहर से सामान मंगवाते थे उनको महंगा पड़ता था, तो यहां का लोकल गुड्स खरीदते थे। अब वो भी हटा दिया गया, नॉर्मल इंपोर्ट ड्यूटी कर दी गई। और दूसरा क्या था, लिखो नंबर 2, द सेकंड बैरियर इज कोटा बैरियर्स। इंपोर्ट कोटा बैरियर्स है ना, कोटा बैरियर्स ऑन इंपोर्ट्स, ऐसे लिख लो आप, कोटा बैरियर्स ऑन इंपोर्ट्स विच हैज आल्सो बीन रिमूव्ड। इसको भी हटा दिया गया। ठीक है, दोनों काम हटा दिए गए, मतलब पूरा कंपटीशन जो है अब हिंदुस्तान का पूरे वर्ल्ड के साथ खोल दिया गया। आओ कंपीट करो, जिसमें होगा दम वो रहेगा, जिसमें नहीं होगा दम वो डूब जाएगा। ये वाला काम कर दिया गया 1991 के बाद। जिस कंपनी के गुड्स में दम होगा, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी वो बिकेगा, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी अब नहीं बिकेगा। ये वाला काम किया गया। आ जाओ नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। लास्ट पॉइंट है विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। बोलो क्या लिखोगे इसमें आप? जो इंडस्ट्रीज पे लगाते थे इतना ही रहना चाहिए, या मतलब प्रोडक्शन की रिस्ट्रिक्शंस थी, इंपोर्ट की क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी की है ना, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, इसके मतलब जो पहले रेस्ट्रिक्शंस थी कि आप इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक ना, या आप इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, सब हटा दी गई। ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, जितना चाहो उतना प्रोड्यूस करो, जहां चाहो वहां बेचो, जिसको चाहो उसको बेचो, जैसे चाहो वैसे प्रोड्यूस करो। ऑल द रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन रिमूव्ड। लिखो देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन on the quantity to be produced and to be imported. There was no restriction on the quantity to be produced and quantity to be imported. कोई ले आया किसी घर के आसपास बस सेल मिलते तो बहुत जल्दी आप आ गए सर, आपको है ना, आपका आ गया सर। ठीक है जी। और ये कब किया गया मालूम? प्रोड्यूस्ड एंड टू बी इम्पोर्टेड, यानी इंपोर्ट के ऊपर से भी रिस्ट्रिक्शन हटा दिया और प्रोडक्शन के ऊपर से भी रिस्ट्रिक्शन हटा दिया। जितना चाहे उतना प्रोड्यूस कर सकते हो, कोई बंदिश नहीं। ठीक है जी। और ये कब किया गया मालूम? ऐसा कब किया गया? लिखो फ्रॉम 2001, 91 पर लिखना, फ्रॉम 2001। ये 1991 में नहीं किया गया ऐसा काम, ये किया गया 2001 के अंदर, जब पूरी रिस्ट्रिक्शन हटा दी, कंप्लीट हटा दी। ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा हमने क्यों किया हमने? तो लिखो देयर वाज अ कमिटमेंट, लिखो देयर वाज अ कमिटमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, इंडियाज गवर्नमेंट, देयर वाज अ कमिटमेंट बिटवीन इंडिया। जब 1991 में हम लोगों ने लोन लिया था 1991 के अंदर $7 बिलियन का, उस टाइम पे में कहा गया था कि ऐसा करना है। एक एग्रीमेंट हुआ था WTO के बीच में और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में। WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे वर्ल्ड का ट्रेड देखती है, व्यापार देखती है, एक बहुत बड़ी संस्था है। उसके बीच में और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में टेबल पे बैठ के एक एग्रीमेंट, लेकिन हमने करते करते थोड़ा टाइम ले लिया। तो 2001 के अंदर हमने फैसला लिया कि अब ये धीरे धीरे हटाना पड़ता है ना, अगर एकदम से खोल दोगे तो मार्केट में फ्लो आ जाएगी। तो उन्होंने धीरे धीरे करके इसको बंद कर दिया। क्वांटिटी की कोई रिस्ट्रिक्शन अब नहीं होगी।
जितना चाहे इंपोर्ट करो, जितना चाहे प्रोड्यूस करो, जो मर्जी कंपनी जो मर्जी करे। लेकिन 2001 में फैसला लिया गया। क्यों लिया गया? क्योंकि एक कमिटमेंट हो गई थी, एक साइन हो गया था एग्रीमेंट किसके साथ? WTO के साथ। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पे एक छोटा सा ब्रैकेट लिखो, आउट ऑफ दिस सिलेबस व्हाट इज WTO? लिखो व्हाट इज WTO। देखो WTO मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसमें आगे लिखो WTO प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल in globalization of world economies. WTO plays a very important role in globalization of world economies. वर्ल्ड इकोनॉमीज, पूरे देश के अर्थव्यवस्था, पूरे वर्ल्ड की। आगे लिखो, इसमें सेकंड पॉइंट छोटा सा लिख लो, WTO प्रमोट फ्री ट्रेड in the international market. WTO promote free trade in the international market by reducing tariff barriers. ठीक है जी, बस इतना ही बहुत है इसके लिए। टैरिफ बैरियर्स, ठीक है जी, बाय रिड्यूसिंग टैरिफ बैरियर्स। आ जाओ आगे, अब इसके लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, और वो क्या है हमारे पास? वो है गुड इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी, जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस 80% है। यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस 80% बन जाते हैं। ठीक है जी, लेकिन क्वेश्चन घुमा के आएगा, सीधा नहीं आएगा। आपसे सीधा नहीं पूछा जाएगा कि एलपीजी के बैड इम्पैक्ट बताओ या गुड इम्पैक्ट बताओ, या एडवांटेज बताओ या डिसएडवांटेज बताओ, या मेरिट्स बताओ या डीमेरिट्स बताओ, ऐसा नहीं आएगा। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आपको, इसके अंदर क्वेश्चन कैसा आएगा। ठीक है जी, तो लिखो, सबसे पहले फटाफट लिखो मेरिट्स ऑफ एलपीजी। लेकिन उससे पहले मेरिट्स लिखने स्टार्ट करें, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिखो। इंट्रोडक्शन, हाँ इसी के अंदर लिखो इंट्रोडक्शन। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज is to increase welfare of common man. देखो, कोई भी हम पॉलिसी बनाते हैं, देश दुनिया कोई भी पॉलिसी बनाती है, देश किससे होता है? वहां रहने वाले लोगों से। और पॉलिसी बनाई जाएगी तो उससे किसका विकास होना चाहिए? उन लोगों का जो रह रहे हैं, क्योंकि लोगों का विकास होगा। अगर लोग डेवलप करेंगे तो देश डेवलप करेगा। अगर मेरे पास है पैसा, सबके पास पैसा, तो देश अपने आप से तरक्की करेगा, है ना। अगर सब गरीब है, भीख मांगे, तो देश भी भीख मांगेगा। वही वाला काम चलता है। तो मेन ये होता है ऑब्जेक्टिव पॉलिसी बनाने का कि कॉमन मैन का वेलफेयर हो जाए। और कॉमन मैन का वेलफेयर होता कैसे है? कॉमन मैन का, एक आदमी को क्या चाहिए? एक आदमी को क्या चाहिए जीने के लिए? और पैसा कैसे आएगा? एम्प्लॉयमेंट से। पैसा कहां से आएगा? एम्प्लॉयमेंट से। चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करे, चाहे किसी के अंदर काम करे, लेकिन पैसा कैसे आएगा? एम्प्लॉयमेंट से। गवर्नमेंट फ्री फंड का पैसा नहीं दे सकती ना किसी को। अगर ऐसा करेगी तो सारे के सारे बदमाश हो जाएंगे, काम कोई करेगा ही नहीं। तो लिखो आगे, इसके आगे, द इमीडिएट कंसर्न ऑफ कॉमन मैन इज एम्प्लॉयमेंट। इमीडिएट कंसर्न ऑफ अ कॉमन मैन
is employment. Because unemployment means poverty. Unemployment means poverty. बेरोजगारी का मतलब गरीबी. And more employment means less poverty. And more employment means less poverty. अब इंडिया में आते हैं. ये तो हमने कॉमन मैन की देश की बातें कर ली. इंडिया में आओ, लिखो, इसको छोड़ दें, नेक्स्ट पैरा में आ जाओ. लिखो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिख लो ब्रैकेट में 60%. मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ब्रैकेट में लिखो 60% लिव्स इन रूरल एरियाज and depending on agriculture. Very good. And depending on agriculture. So it means development of agriculture. In India is development of a common man. ठीक है जी. यानी हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो 60% जनता कहाँ रहती है? गांव में रहती है. और डिपेंड किस पे करती है? एग्रीकल्चर पे. यानी अगर देश का विकास करना है तो लोगों का विकास करना जरूरी है. और लोगों का विकास करना है तो लोग तो 60% किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे. तो उसका विकास कर लो. अगर हम एग्रीकल्चर के लिए रिफॉर्म्स लेके आए तो उससे बेटर हो जाएगा, लोगों का अपने आप से डेवलपमेंट हो जाएगी. एक तो ये लिखो. नंबर 2 इसी में लिखो. या अनदर कंसर्न ऑफ अ कॉमन मैन. एक तो हो गया एम्प्लॉयमेंट. ठीक है जी. दूसरा क्या है? अनदर कंसर्न ऑफ अ कॉमन मैन is the purchasing power. Of what he earned. अब मालूम है परचेजिंग पावर क्या होती है? मालूम है आपको परचेजिंग पावर क्या होती है? व्हाट इज द परचेजिंग पावर? सामान वो ले सकता है. जितना उसकी आती है वेजेस या फिर सैलरी, उसमें वो कितना सामान ले सकता है. ओके. एक गवर्नमेंट परचेजिंग पावर कैसे बढ़ा सकती है? या तो उनकी सैलरी बढ़ जाए या फिर ना सैलरी नहीं. परचेजिंग पावर कैसे बढ़ा सकती है गवर्नमेंट? डिफ्लेशन. यानी अगर गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कंट्रोल कर ले तो किसी की परचेजिंग पावर बढ़ सकती है. इन्फ्लेशन कंट्रोल कर ले. डिफ्लेशन तो नहीं करती, इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है. मतलब महंगाई को अगर कंट्रोल कर ले. आप सोच के देखो, आज से 10 साल पहले जो चीज 10,000 में आ जाती थी, आज वो 20-25,000 में भी नहीं आती. व्हाट इज दिस? जो लोग 10,000 कमाते थे आज से 10 साल पहले, वो लोग वो चीज को खरीद सकते थे. आज जो लोग 25,000 कमाते हैं वो भी उस चीज को बाय नहीं कर सकते. इसका मतलब परचेसिंग पावर डाउन होती जा रही है. रुपया कमजोर होता जा रहा है. हमारी जो परचेसिंग पावर है वो घटती जा रही है. वो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है. महंगाई बढ़ रही है ना. गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कर रही, इसके अंदर महंगाई बढ़ रही है. महंगाई के बढ़ने से अभी देखो 2 महीने पहले की बात है, 2 से 3 महीने पहले की, 20 रुपए किलो प्याज, 20 रुपए किलो प्याज, 20 रुपए किलो. आज देख लो 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो है. कितना हो गया? अब वो एक ही बात है, नीचे आ रहा है क्योंकि इम्पोर्ट होके आ गया प्याज. खुल गए सारे बॉर्डर. अभी 80, अभी 60 भी आ जाएगा 2-4 दिनों में, क्योंकि सारा इम्पोर्ट वाला प्याज आ गया है. बहुत प्याज इम्पोर्ट किया है. इतने बड़े एग्रीकल्चर देश के अंदर जहां 7% जनता एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, वहां से प्याज बाहर से आ रहे हैं. तब देश में प्याज की पूर्ति हो रही है. सोचो आप, प्याज की सप्लाई फॉरेन से हो रही है तो हिंदुस्तान प्याज खा रहा है.
और जहां 60% जनता किस पे डिपेंड करती है, तो कहीं तो कमी है, कहीं तो सीरियस ड्रॉबैक है। जो देश खड़ा ही एग्रीकल्चर पे हो, उस देश के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बाहर से मंगवाना पड़े उस देश की जनता को पूरा करने के लिए, तो उसका मतलब कहीं तो कमी है। समवेयर वी आर रॉन्ग, समवेयर समहाउ वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गलत हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हम पता क्या होता है, अभी क्या हुआ, प्याज आता है सारा महाराष्ट्र से, नासिक साइड से, ज्यादातर 60% प्याज महाराष्ट्र पूरा करता है और गुजरात पूरा करता है। महाराष्ट्र में 2 काम होते हैं, या तो बाढ़ या तो सूखा। हर साल ये हर साल प्याज रोना करता, देखा आपने, हर साल प्याज में रोना होता है इस टाइप पे आके। या तो महाराष्ट्र में बाढ़ आ जाती है, इस साल बाढ़ आ गई, पिछले साल जितनी फसल खड़ी थी सारी खत्म हो गई। यानी ना तो हम बाढ़ को कंट्रोल कर पाए, और हर साल आती है, हर एक साल छोड़ के 2 साल छोड़ के बाढ़ आती है महाराष्ट्र में। बाढ़ आ गई इस बार, उसे भी हम कंट्रोल नहीं कर पाए। और या फिर क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, फिर वो जो है ना किसान, वो झूल जाता है बेचारा, बंदे लटक जाता है। सबसे ज्यादा किसान महाराष्ट्र में मरते हैं, सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाले। ये दोनों काम महाराष्ट्र में होते हैं। अभी गवर्नमेंट जो है ना, इतने साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, 70 साल हो गए। 70 साल के अंदर 70 मिनट भी अगर इसके ऊपर बैठ के सोचा जाए तो 70 मिनट में इसका सोल्यूशन हो जाएगा। हाँ, मालूम है, लीबिया जैसी कंट्री के अंदर जहां पानी की एक बूंद भी नहीं थी, लीबिया, वहां पानी की एक बूंद नहीं थी, पानी की। लीबिया कंट्री नहीं सुना, गद्दाफी है क्या, लीबिया, लीबिया की बात कर रहा हूँ, LIBY, लीबिया कंट्री की बात कर रहा हूँ, जहां गद्दाफी था, जहां को जिसको मार दिया। गद्दाफी नहीं था वहां पे, मिस्टर गद्दाफी, जिनको मार दिया, बगदादी। अरे गद्दाफी की बात करो, बगदादी नहीं, बगदादी की गुंडों ने तो मारा था गद्दाफी। आप गद्दाफी के बारे में नहीं जानते? नहीं। बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा वो प्रेसिडेंट हुआ है कंट्री का, लीबिया का प्रेसिडेंट था गद्दाफी। एक मेरी बात सुनो, आपको क्यों मालूम होना चाहिए इस कंट्री के बारे में? मालूम है, एक ही ऐसी कंट्री पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसके ऊपर लोन नहीं है वर्ल्ड बैंक का, सिर्फ एक कंट्री, लीबिया। इतनी स्ट्रांग थी वो, इतना अच्छा प्रेसिडेंट था उसका, जिसको क्यों मारा? क्योंकि अमेरिकन ने कहा कि ये कैसे रह सकता है बिना लोन के। मालूम है आपको, 60 साल से रूल कर रहा था वो देश के ऊपर, और ऐसा था कि हर किसी को घर देना, फ्री घर थे सारी कंट्री में लोगों को। अगर कोई पढ़ना चाहता है MBBS तो फ्री में पढ़ाया जाता था, कोई इंजीनियर बनना चाहता है फ्री में पढ़ाया जाता था, कोई शादी करता था तो $50,000 दिए जाते थे, US डॉलर्स, उसको घर बसाने के लिए। बहुत अच्छा था वो, लेकिन मालूम है क्या किया, उसके खिलाफ लोगों को भड़का दिया और वहां घुस गए वो ISI के लोग, और अब लीबिया बर्बाद हो गया, फिनिश हो गया लीबिया, खत्म कर दिया लीबिया को। आपको मालूम नहीं वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या होती है? दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड बैड पॉलिटिक्स, जेलेसी। वो एक ऐसी अकेली कंट्री थी जिसमें कोई भी गरीब नहीं था, और वो कंट्री का नाम इसलिए ऊंचा हुआ था कि उस कंट्री ने एग्रीकल्चर को बेस बनाया था, और वहां पे पानी नहीं था, सारी रेत है। उसने फिर भी पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर से पानी खींच के लीबिया में लेके आया वो खेती करने के लिए। उसने पाइपलाइन डाली, नॉर्थ अफ्रीका का है, उसने पानी पाइपलाइन डाली, इसलिए लीबिया का नाम बहुत मशहूर है। वहां का प्रेसिडेंट का नाम था मिस्टर गद्दाफी, उसको मार दिया, उसको लोगों ने मार दिया, वो छिप गया था लोग। जैसे सदाम हुसैन का याद है आपको? इजिप्ट के पास सदाम हुसैन का नाम याद है? सदाम हुसैन, तुमने तो इंटरव्यू भी देने हैं, कैसी बात है तुम्हारी? सदाम हुसैन के नाम में नहीं सुना? ईरान का प्रेसिडेंट जिसको अमेरिका ने मारा था, है? हाँ, मालूम है ये अमेरिकन कंट्रीज जो है, इन्होंने सारे अरब के अंदर पंगे करवा रखे हैं। कितना है? 86.1% लिटरेसी रेट ना, सारे पढ़े लिखे ना, अच्छी कंट्री थी। ऐसे सुनो मेरी बात, इसलिए कहता हूं आप लोगों को कि 15 मिनट के लिए DNA देखा करो। सुधीर चौधरी सुन रहा है ना, अगर यहाँ सुनेगा, ये वीडियोस तक पहुंचे तो पता लगेगा मैं कितनी ऐड करता हूँ DNA की। 15 मिनट के लिए DNA देखा करो, सिर्फ 15 मिनट के लिए, इतना टाइम आप निकाल सकते हो। 15 मिनट्स इफ यू DNA, यू विल गेट ऑल द न्यूज, कंप्लीट न्यूज। refined petroleum products or natural gas or chemical Yeah. export goods also. समझे मेरी बात? उसने कंट्री को बहुत अच्छा बनाया था, लीबिया कंट्री बहुत अच्छी। हमारे वहां क्यों, हमें क्यों मालूम? क्योंकि जो युगांडा का प्रेसिडेंट था ना मिस्टर मुसवेनी, और जो लीबियन प्रेसिडेंट था मिस्टर गद्दाफी, वो बहुत अच्छे दोस्त थे। तो लीबिया से युगांडा कई बार आया गद्दाफी,
जब हम वहां पे युगांडा में थे तो बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, उनके बड़े बड़े बैनर्स लगे थे, दोनों के ऐसे दोस्ती के हाथ मिलाते हुए ऐसे। यहाँ प्रेसिडेंट खड़ा है और यहाँ वो दूसरे प्रेसिडेंट खड़े हैं और दोनों ऐसे हाथ मिला रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स। प्रेसिडेंट का गद्दाफी है बेटे। अब तो कई साल हो गए, अब तो कई सारे साल हो गए, हो गए होंगे 4-5 साल। GADAFFI मिस्टर गद्दाफी। चलो आ जाओ इधर, आ जाओ, आप आगे निकल गए बहुत ज्यादा। तो सुनो मेरी बात, दूसरा कंसर्न होता है गद्दाफी। या मुसलमान का ये तो है। चलो आ जाओ इधर, वापस आ जाओ, पढ़ लेना बाद में इसके बारे में। अरे पढ़ा करो इधर। मैंने क्यों कर दिया? मैं क्लास ऑफ कर दूं क्या? तुम पहले पढ़ ही लो, बंद करो इसको। इधर आओ फटाफट जल्दी से इधर। तो दूसरा कंसर्न क्या है कॉमन मैन का? यस, दूसरा कंसर्न क्या है कॉमन मैन का? इसकी जितनी भी बॉडी गार्ड्स हैं सारी वो थी लड़कियां। हाँ, ये इसलिए भी मशहूर था ये। इसकी जो प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड नहीं होता, पूरा सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम, उसमें सारी लड़कियां थी, एक भी बंदा नहीं था, सारी की सारी लड़कियां। इसके हाँ, जेट सिक्योरिटी ऐसे देते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ऐसे चलता है। ये सिक्योरिटी होती है जेड और प्लस, ये सिक्योरिटी होती है प्रेसिडेंट की जेड प्लस, जो प्रेसिडेंट होता है किसी कंट्री का। यहाँ चलता है प्रेसिडेंट, हाँ यहाँ चलता है प्रेसिडेंट कोई भी। उसके यहाँ भी एक आदमी होता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ और यहाँ बीच में प्रेसिडेंट चलता है। इसे बोलते हैं जेड प्लस सिक्योरिटी। किसी को वाई प्लस मिलती है, याद है? कुछ लोग ऐसे होते हैं पॉलिटिशियन जिनको मिलती है वाई प्लस। वाई मतलब सिर्फ 3 लोग होंगे, यहाँ चलेगा बीच में वो, उसके यहाँ 3 लोग होते हैं। ऐसी सिक्योरिटी होती है, ये इसलिए अल्फाबेट में बनाई गई। आप पढ़ना नेट पे दिया हुआ, बहुत अच्छा, ठीक है। चलो, ये हमारा कंसर्न नहीं है, हम सिक्योरिटी में नहीं है। आ जाओ फटाफट जल्दी से इधर। अभी सुनो मेरी बात, व्हाट वाज द सेकंड कंसर्न ऑफ अ कॉमन मैन? इंक्रीज इन द परचेजिंग पावर। और परचेजिंग पावर का मतलब होता है हाउ मच यू कैन बाय मोर इन द सेम इनकम। उसमें इनकम नहीं बढ़ाई जाती, क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है इन्फ्लेशन को। तो लिखो, द हायर द इन्फ्लेशन, द हायर द इन्फ्लेशन रेट। नेक्स्ट पैरा की इसी में लिख लो, द हायर द इन्फ्लेशन रेट, the more is the discomfort. The more is the discomfort. And less is the purchasing power. And less is the purchasing power. ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा, ये इंट्रोडक्शन थी। यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की अगर हम बात पढ़ने वाले हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म से क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी रिफॉर्म जो हम बनाते हैं उसके बनाने का मकसद होता है किसके लिए? डेवलपमेंट ऑफ अ कॉमन मैन, कंसर्न ऑफ अ कॉमन मैन। और कॉमन मैन के 2 बड़े कंसर्न हैं, एक एम्प्लॉयमेंट और दूसरा इंक्रीजिंग ऑफ परचेजिंग पावर। एक कॉमन मैन ऐसे सोचता है। कॉमन मैन की बात हो रही है जिसमें हम सब आ जाते हैं, मतलब अमीरों की बात नहीं हो रही, एक आम इंसान की बात हो रही है। हमें क्या चाहिए? अगर हमारी सैलरी 10,000 है, अगर मुझे से गरीब आदमी 10,000 रुपए कमाता है तो बाजार में जाए तो फैमिली के लिए सारा सामान आ जाए, ठीक है। और दूसरा, अरे ये मत गिना करो यार, ये मत गिना करो कौन कितना कमाता है। मैं तो इतना मालूम है दैट आई एम मेकिंग अ लॉस ऑफ 50% एवरी मंथ, ठीक है। चलो, आपने बोला अभी जितना कमा रहे हो, प्रॉफिट मत देखो आप, कितना कमा रहे वो मत देखो, कितना लॉस हो रहा है वो देखो आप, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली दूसरा क्या? एम्प्लॉयमेंट। एक एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, पढ़े लिखे, जैसे आप पढ़ लिख के बाहर निकलो, नौकरी आपके हाथ में हो, सबसे बढ़िया। उसके बाद आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट मिल गई तो सारे काम हो गए, ठीक है। और दूसरा, महंगाई ना बढ़े, बस 2 गए थे। तो आ जाओ आप लोगों को पहला पॉइंट देखो। फर्स्ट पॉइंट, मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी। तो ऊपर क्या लिखा था? ये इंट्रोडक्शन हुई सर, इंट्रोडक्शन अलग है, यहाँ पे ऊपर आपने करके नहीं है। क्या हो गया? क्या हो गया? तो लिखो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली मेरिट लिखो, वाइब्रेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट, VIBRANT, वाइब्रेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट का मतलब क्या होगा हिंदी में?
वाइब्रेंट बने क्या बोलेंगे उसको, जागी हुई या क्या बोलेंगे, हैं? है ना। वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है, क्या आएगा, मतलब पूछने दो। जगी हुई या तेज या उत्तेजित, ऐसा कुछ क्या आएगा। हाँ ऐसा मतलब क्या बोलेंगे, वाइब्रेंट है, बहुत वाइब्रेंट बच्चा है, बहुत अलर्ट बच्चा है, अलर्ट है ना। पढ़ना जरा क्या मतलब, जीवित है, क्या है जी बता, हाँ बता, अलर्ट है मतलब डेड बॉडीज नहीं है। मैं बोलता हूँ कई बार आप लोगों को डेड बॉडीज बैठी है ना, ऐसा वाला काम बोलते हैं ना, मतलब वाइब्रेंट होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, जीवित हो जो, जिसके अंदर जान प्राण हो। आ जाओ लिखो जल्दी से, लिखो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी आफ्टर एलपीजी has definitely become a more vibrant economy. More vibrant economy. Overall level of economic activity can be judged by, बोलो किसी इकोनॉमी को जज करने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, जीडीपी। कैन बी जज्ड बाय जीडीपी, ठीक है जी, कैन बी जज्ड बाय जीडीपी। तो हम लिखेंगे अब क्या क्या जीडीपी में चेंजेस आ रहे थे वो लिखते हैं। तो लिखो फटाफट जल्दी से, ड्यूरिंग द 10 ईयर बिफोर एंड आफ्टर 1991, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ड्यूरिंग द 10 ईयर बिफोर एंड आफ्टर 1991, यानी 10 साल पहले और 10 साल बाद दोनों की बात हो रही है। 81 से 2001 तक। या मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म से 10 साल पहले और 10 साल बाद द ग्रोथ रेट रिमेन स्टेबल। अभी अप्रोक्सीमेट है, स्टेबल मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं हिला, स्टेबल का मतलब है एवरेज की बात हो रही है। रिमेन स्टेबल और कितना था, अराउंड 5.5%। But from 2003 and 2004, it started picking up. पिक करना स्टार्ट किया, मतलब बढ़ना स्टार्ट हुआ। And it was 8.9% in 2010 and 11. कितना परसेंट? 8.9%। कौन से साल में? 2010। Okay. उसके बाद 15 में क्या हुआ, फिर गिरना स्टार्ट हुआ। लिखो फ्रॉम 2011 and 12, from 2011 and 12 it started decline, नीचे को आना स्टार्ट हो गया। पीक आती है ना, पीक एक ऊंचाई उसकी। एंड इट वाज 7.6% in 15-16। It was 7.6% in 15-16। ठीक है जी। तो ये बात हुई ग्रोथ रेट के बारे में, सारे सेक्टर्स की बात हो गई, कंप्लीट सेक्टर्स की बात हो गई। यानी एक बेनिफिट ये हमें मिला, एलपीजी का पहला बेनिफिट क्या हुआ कि जो ग्रोथ रेट था सभी सेक्टर्स का, वो 10 साल पहले रिफॉर्म्स के और 10 साल बाद 5.5% था, अराउंड 5.5%। लेकिन 2003 से बढ़ना स्टार्ट हुआ और 2010-11 में हो गया कितना, 8.9%। और उसके बाद फिर गिरा, लेकिन उतना नहीं गिरा जितना पहले था। कितना गिरा, 7.6% तक आ गया 15-16 में। उसके आगे का डाटा हमारे पास नहीं है, ठीक है जी। कितना आ गया, 7.6% तक 15-16 के अंदर। ठीक,
यहां तक आप लिख सकते हो। यानी ये पैदा हुआ पहला, द फर्स्ट मेरिट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। आ जाओ दूसरी लिखो, नंबर 2। ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रीज। अब हम अकेला से लिखेंगे इंडस्ट्रीज का। ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रीज, हाँ मैरिज में बेटे देखो फटाफट। एलपीजी पॉलिसीज हैव वर्कड as a great LPG policies have worked as a great stimulant to industrial production। स्टिमुलेंट का मतलब क्या होता है? स्टिमुलेंट जो ट्रिगर करे, है, जो ट्रिगर करे, जो स्टार्ट करे। स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द इंडियन इकोनॉमी। स्टिमुलेंट, STIMULANT, स्पेलिंग लिख लो, STIMULANT, स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द इंडियन इकोनॉमी। The annual growth rate of industrial production, the annual growth rate of industrial production before the reforms from 81 to 91, ब्रैकेट में लिख लो, फ्रॉम 81 to 91 was 7.8%। 81 से लेकर 91, 10 साल पीछे, was 7.8%। and from 93 to 2003, हाँ 1981 से 1991 तक कितना था बिफोर रिफॉर्म्स? 7.8%। And from 93 to from 93 to 2003 it become 5.8%। अब देख लो क्या हो रहा है। ये देखा आपने, पहले हमारा कितना था? 7.8% और घट के कितना हो गया? 5.8%। यानी बढ़ा नहीं घटा, बढ़ गया नहीं घट गया। फिर आगे लिखो, However, the growth rate during 2011 and 12, अब देखो क्या हो रहा है हमारे साथ, decline to 2%, decline to 2.9%, और गिर गया, 2.9% पे पहुंच गया। यानी 7.8 से गिर के कितना हुआ? 5. पहले बीच में 5.8 हुआ 2003 तक, और अब 12 तक गिर के कितना हो गया? मतलब ये इसमें मेरिट क्या होगी? तो अब लिखो आगे, अप टू 2009 and 10, up to 2009 and 10 it has reached to 9%। यानी बीच का लिख दिया ना उसने, 2011-12 में 2.9 हो गया, लेकिन 2009 तक कितना पहुंच गया था? 2009 and 10 तक 9%। यानी जो इंडियन 7.8 से पहले 5.8 तक पहुंचा, फिर 9 तक पहुंचा और फिर गिर के 2.9 हो गया। मतलब बीच में एक टाइम ऐसा आया था कि हम 9% पे भी पहुंच गए थे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर। यानी इसका मतलब क्या है? ग्राफ इस तरीके का है, 7.8 से हम आए 5.8 पे, फिर चले गए 9 पे, फिर गिर के आ गए 2 पे। ठीक है जी, बस यही इसकी मेरिट थी कि हम 9 तक भी टच करके आए। हमने 9 को भी एक बार टच किया, ये इसकी एक मेरिट थी, और उसकी कोई मेरिट नहीं है। लेकिन लिखो आगे, इसी में लिखो, बट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स द IT industry in India
द आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया हैज अचीव्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन. रिकॉग्नाइज किया लोगों ने. आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया हैज अचीव्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन. क्या बोलते हैं इसको? रिकॉग्निशन मतलब लोगों ने उसको पहचाना. ठीक है जी. चलो यहीं तक हम लिखेंगे, यहीं तक आपने लिखना था. इसके आगे हम फिर आगे करेंगे और चैप्टर को एंड करेंगे.